आदरणीय केजरीवाल जी और आप पार्टी के वो तमाम लोग जो संविधान और कानून का सम्मान करने की बात करते हैं और लोक भावनाओं के अनुरूप शासन चलाने के लिए संकल्प व्यक्त करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने संवैधानिक दायित्व से पलायन नहीं करें और संवैधानिक दायित्व से पलायन होगा यदि उनको कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे करके और सरकार बनाने के लिए यदि उनसे आह्वान करती है और उसको वो नकार देते हैं, तो फिर आखिर आपके लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार बनाने में यदि उनको बहुमत मिल रहा है तो फिर क्यों ना सरकार बनाए? और यदि वो सरकार नहीं बनाते तो इसका मतलब उनके भीतर किसी न किसी तरह का कोई डर है कि वो जो उन्होंने वादे किए उनको कैसे पूरा कर पाएंगे। और जब उनको बहुमत मिल जाता है तो बहुमत में आने के बाद अपनी आइडियोलॉजी, अपनी प्रिंसिपल्स और अपनी पॉलिसीज के अनुसार वो काम करें। और उस समय यदि कांग्रेस सरकार उनसे अपना समर्थन वापस लेती है तो पूरे देश में कांग्रेस बेनकाब होगी। तो इसमें और जनभावनाओं का जहां तक प्रश्न है तो दिल्ली के लोग 99% ये चाहते हैं कि सरकार वो लोग बनाएं यदि उनको कांग्रेस समर्थन देती है और बहुमत में। तो बहुमत और अल्पमत का प्रश्न कहां है? बहुमत और अल्पमत का दो ही जगह प्रश्न आता है, एक सरकार बनाने में, एक अपनी नीतियां लागू करने में। सरकार बनाने में बहुमत उनके साथ है और नीतियां लागू करते समय यदि कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती है तो उस समय केजरीवाल जी हीरो बनेंगे कि भाई इन्होंने एक मजबूत लोकपाल बनाना चाहा और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने बिजली के का जो कीमत है वो आधी करनी चाहिए और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए वो प्रस्ताव लाए और वहां पर जन सुविधाओं के लिए उन्होंने जो है वहां पर कार्य किया और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। यदि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो पूरे देश में कांग्रेस बेनकाब होगी और यह भी देश हित का ही काम होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जी को अपने संवैधानिक दायित्व से पलायन नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदाराना आचरण उनको देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। वो एक ही बात कह रहे हैं कि भैया हम तो पूर्ण बहुमत से जब गवर्नमेंट बनेगी तो ही शपथ लेंगे। तो बहुमत किसके लिए चाहिए? सरकार बनाने के लिए और काम करने के लिए। बाकी विपक्ष में भी बैठ के क्या करते हैं? विरोध कर सकते हैं। तो अब तो उनको सत्ता पक्ष में बैठ करके अपने सारे वादे पूरा करने का अवसर मिलेगा। और यदि ऐसी परिस्थितियों में बहुमत का, मैंने कहा, दो ही जगह आवश्यकता पड़ती है। अपने काम पूरा करने के लिए उनको जो है बहुमत चाहिए, उसको कोई भी विधेयक वहां पर पास करना है, कोई कानून वहां पर पास करना है, कोई जो है नई योजना वहां पास करनी है, तो उनको सरकार बनाने के लिए बहुमत पहले ही मिल रहा है और अपनी आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को लागू करने के लिए यदि कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो दोनों ही परिस्थितियों में जब दुनिया के सामने उनको इज्जत मिलेगी तो फिर डर किस बात का? बीजेपी को सुझाव इसलिए नहीं देने का साहस हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं। आदरणीय हुड्डा जी से लेकर के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, उन्होंने तो एकदम खुला पाशा फेंक दिया है आपके पक्ष में कि वो कांग्रेस पार्टी बिना किसी शर्त के आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। ये बीजेपी को तो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस। आखिर केजरीवाल जी क्यों चुनाव लड़े हैं? क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए या अपना मुद्दा पूरा करने के लिए? यदि अपने मुद्दे पूरे करने के लिए वो चुनाव लड़े हैं तो पहले जो है वो बहुमत की, मैंने कहा, आवश्यकता कहां है?
क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम 47 जीतेंगे, कि हम 60 जीतेंगे, कि हम 70 जीतेंगे? मैंने तो टीवी पर ये देखा है कि बीजेपी ने कहा है कि यदि केजरीवाल जी समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन देने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो वो तो बात उनके साथ भी लागू होती है। वो कहते हैं हम तो उनके भी खिलाफ लड़े थे। अरे भैया, आप सब राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ लड़े थे, आप जनता के खिलाफ तो नहीं चुनाव लड़े थे ना। जनता के लिए चुनाव लड़े थे, और जनता के मुद्दे पूरे करने के लिए जब आपको वहां समर्थन मिल रहा है, बहुमत से क्या करना चाहते हैं? क्या अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहते ना, काम करना चाहते हैं ना, और सरकार बनाना चाहते हैं। तो जब सरकार बन सकती है और काम हो सकते हैं, तो हमें काम की बात करनी चाहिए। बिना काम की बातों में, फिजूल की बातों में हेडलाइंस बनाने के लिए हमें जो है रोज के रोज नए नए बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, हम तो वर्तमान में जीते हैं, अतीत व्यतीत हो चुका है, भविष्य अभी अनागत है। इसलिए वर्तमान की बात करें तो देश के लोग ये देख रहे हैं कि भाई इनको अपनी ताकत दिखानी है या जनता के भलाई के मुद्दों पर इनको काम करना है। तो जनता के भलाई के मुद्दों पर काम करने के लिए आपके सामने कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। समलैंगिक लोगों ने दुनिया में कौन सा इतिहास बनाया वो भी बता दो। नहीं कि समाज को पीछे लेकर के गए हैं, तो समलैंगिक लोगों ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, राजनीति में जो है किस क्षेत्र में ऐसा इतिहास बनाया कि पूरी दुनिया के सामने वो आदर्श बनकर के सामने आए। ये मानवीय अधिकारों का हनन नहीं, ये पशुता के अधिकारों का हनन कह रहे हैं। दुराचार और व्यभिचार करने वाले यदि सभ्य कहलाते हैं तो मैं सभ्य कहलाना पसंद नहीं करूंगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में समलैंगिकता को नैतिक नहीं कहा है, इसका मतलब वो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अनैतिक है। हमारे यहाँ पर पाप का निषेध नहीं किया जाता, हमारे सभी ग्रंथ विधि प्रधान है, निषेध प्रधान नहीं। उसमें 99% पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो ये एक तरह से लाइफ का नेगेटिव एस्पेक्ट है। हमारे शास्त्र धर्म की बात ज्यादा करते हैं, अधर्म की बात नहीं। तो जो भी धर्म विरुद्ध आचरण वो सभी अधर्म की श्रेणी में कहलाता है। नैतिक आचरण की बात हमारे शास्त्र करते हैं, जो अनैतिक आचरण है वो अपने आप नैतिक आचरण के विरुद्ध जो भी होगा वो सब अनैतिक आचरण होगा। हमको कभी भी अनैतिकता का पोषण नहीं करना चाहिए, उसको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बार बार कहा इस बात को, हम कभी भी अनीति का समर्थन न करें। सत्ता का काम अनीति का समर्थन करना नहीं है, अपितु जहां जहां अनीति है उसको निरुत्साहित करने की आवश्यकता है। पिछला जो कोर्ट का निर्णय आया उससे जो है होमोसेक्सुअलिटी जैसे अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन मिला। यही एक बहुत बड़ी बात है इस पूरे निर्णय के पीछे। बाकी आंतरिक रूप से मैंने कहा कौन क्या कर रहा है, तो दो व्यक्ति यदि अनैतिक आचरण कर रहे हैं पर्दे के पीछे तो उनको रोक कौन सकता है। लेकिन समाज में किसको हमें प्रश्रय देना है, प्रोत्साहन देना है, किसको हमें महिमा मंडित करना है और किसको नहीं, ये तो समाज में हमें सोचना ही पड़ेगा। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो नैतिक धरातल पर कर रहा हूं। नैतिक और अनैतिक ये है बहन, यदि हमारे माता पिता होमोसेक्सुअल होते तो हम पैदा ही होकर के न, हमारे माता पिता होमोसेक्सुअल होते तो हम यहाँ पैदा होकर के आते ही नहीं, तो हम माता और पिता शब्दों का इस्तेमाल ही ना कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात ये अप्राकृतिक है, क्योंकि कोई भी मां ये नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी लफंगे को बहू बना करके घर में लेकर के आए। कोई भी मां ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी पति के रूप में किसी लड़की को घर में ले आए। मैं उन करोड़ों माता पिताओं का प्रतिनिधित्व भी करता हूं, इसलिए आप लोग अपनी मां से एक बार सलाह करके मेरे को उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा कि क्या आपकी मां आपकी शादी किसी लड़की से करना चाहती है। जब आपकी मां यदि आपके लिए कोई बहन है, यदि आप और किसी बहन को पति के रूप में स्वीकार करे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मां का मतलब एक मर्यादा है, मां का मतलब एक संबंध है, वहां आपकी और मेरी मां नहीं बहन। मैंने कहा जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं मैं उनको
विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सम्मान और गौरव पूर्वक, क्योंकि वो एक अविवेकपूर्ण आचरण का शिकार हो गए हैं, गलत लत उनको लग गई है। जिस तरह से हस्तमैथुन आदि करने की एक गलत प्रवृत्ति जवानों में विकसित हो जाती है, तो उसमें कोई जेनेटिक इफेक्ट नहीं होता है। और भी कई तरह से ऐसे अवैज्ञानिक, अमानवीय और अनैतिक, असभ्य तरीके अपनाए जाते हैं मैथुन आदि के लिए, मैंने सुना है। ऐसे ही जिनको ये गलत लत लग गई है और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे।